हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर टॉपिक के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 3 पर, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल पार्ट 1। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ग्रोथ रेट जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देन बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन सी होती है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा चैप्टर वो ओवरव्यू इंट्रोडक्शन हो चुका है, हमारी स्ट्रैटेजीज हो चुकी हैं। अगर आपने वो अभी नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, देन उसके बाद इस वीडियो पर आप आइए। तो क्या आपकी परमिशन है? आर यू गाइज रेडी? हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहीं पर हम ये स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज्ड फैसिलिटी अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशंस, क्या क्लियर है? तो देखिए क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशंस हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब आज के टाइम पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। हम लोग सोचते हैं अरे भाई इतना तेल वाली चीज़ें नहीं खाना, है ना, कौन से फ्रूट खाने चाहिए जिससे हमें ये विटामिन मिल जाए, हमें कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, कितने टाइम का मील लेना चाहिए, हर एक चीज़ का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगे, बहुत कॉन्शियस हो गए हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या लिविंग फैसिलिटीज़, लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी मिल गई है। साथ में हम काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब ओवरऑल, चाहे वो हेल्थ हो, फिजिकल कंडीशन हो, मेंटल कंडीशन हो, हर चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट हो रहा है किस पे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ते जा रही। पहले सब लोग क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे। थोड़ा सा दर्द हुआ, ज़्यादा बढ़ गया, 4 दिन में ज़्यादा और बढ़ गया, तो बोलते थे चलो ठीक है, अरे ये वाली गोली खा लेते, ये कर लेते, हो जाएगा, ठीक है, 5 दिन बाद उतर जाएगा। बट अभी आपको थोड़े से भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आपके दिमाग में चलने लगता, अरे ये कंडीशन तो नहीं है, कहीं ये कंडीशन तो नहीं है, आई थिंक हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। क्लियर है? तो आप पहले ही प्रोग्नोस कर लेते हैं उस डिसीज को। क्लियर है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, और प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं जिससे आप क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, इससे क्या हो रही, मोर्टेलिटी जो रेट है वो कम हो रहा है। क्लियर है? तो क्या है, ग्रोथ हो रही है किसकी, पॉपुलेशन की। क्या इतना क्लियर है? फिर बोल रहे हैं द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि कितनी थी, 2 बिलियन थी, या मैं बोलूं 2000 मिलियन, क्या बोलूं 2000 मिलियन इन 1900। कब, जो 1900 में क्या थी, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 2 बिलियन थी। कितनी थी, 2 बिलियन या 2000 मिलियन। क्लियर है? अब वो रॉकेटेड, मतलब एकदम से इंक्रीज हुई, कितनी, 6 बिलियन। कितनी, 6 बिलियन, 6 बिलियन इन 2000। ठीक है, तो 2000 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी पहुंच गई, 6 बिलियन। मतलब 4 बिलियन का क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, ग्रोथ हुई है। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर 4 बिलियन से क्या हुआ, पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है। क्लियर है? एंड 7.2 बिलियंस इन 2011, मतलब 11 साल में आप देख रहे हो 1.2 बिलियन इंक्रीज हुई है। कितनी, 1.2 बिलियन। ठीक है, तो ये देखिए क्या ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की। क्लियर है? क्या अच्छी है ग्रोथ, इतनी ज्यादा ग्रोथ अच्छी होती है, बट इतनी ज्यादा ग्रोथ क्या अच्छी है ना। हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, चाहे वो वर्ल्ड की हो चाहे कंट्री की हो, वो स्टेबलाइज हो, ना ही एक्सपेंड हो रही हो बहुत ज्यादा, ना ही डिक्लाइन हो रही हो। क्लियर है? वो कैसी रहे, स्टेबलाइज रहे। क्या रहे, स्टेबलाइज रहे। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, रॉकेटेड इंक्रीमेंट मिल रहा है किसमें, पॉपुलेशन में, जो कि क्या है, खतरनाक है। कैसे खतरनाक मैम, लोगों का बढ़ना कैसे खतरनाक हो सकता है? क्या इंसान कोई वो थोड़ी ना, दानव थोड़ी ना, जानवर थोड़ी ना, जिससे हमें कोई
खतरा है, बिल्कुल है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी गिर जाएगी, ठीक है, आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा, प्रॉपर फूड नहीं होगा, शेल्टर नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पा रही है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को नहीं कर पाएगी। क्लियर है? तो ये क्या है, एक तरीके से खतरनाक ही है। क्या क्लियर है? तो देखिए 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी? 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, किसकी? वर्ल्ड पॉपुलेशन। 1900 में मतलब 1900 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? जल्दी बताइए। 2 बिलियन। कितनी थी? 2 बिलियन। फिर कितनी हो गई? फिर हो गई आपकी, कौन सा कलर लिया मैंने? फिर 2000 में यही पॉपुलेशन जो है वो कितनी पहुंच गई? जल्दी बताइए। 6 बिलियन। कितनी? 6 बिलियन। क्या क्लियर है? देन 2011 मतलब सिर्फ 11 साल में आप देख रहे हो क्या चमत्कार हुआ है, प्रकृति का क्या चमत्कार देखने को मिल रहा है कि सीधे के सीधे 7.2 बिलियन हो गई। मतलब कितना इंक्रीज हुई है? 1.2 बिलियन। कितनी इंक्रीज हुई है? 1.2 बिलियन इंक्रीज हुई है। क्या समझ में आ रहा? और सेम कंडीशन, ये तो हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड की। सेम कंडीशन इंडिया के साथ भी हुई है, ठीक है। अगर वर्ल्ड की इंक्रीज हुई है तो कंट्रीज की भी इंक्रीज हुई होगी, तभी तो वर्ल्ड की इंक्रीज हुई। तो इंडिया के साथ भी यही हुआ। क्लियर है? अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। सेम जो ट्रेंड देखने को यहाँ मिल रहा है, वर्ल्ड में मिल रहा है, सेम कहाँ मिल रहा है? कंट्री में, मतलब इंडिया में। क्लियर है भाई? कंट्री में इंक्रीज हो रही होगी तभी तो वर्ल्ड में इंक्रीज हुई है ना। तो सेम जो ट्रेंड यहाँ पर जो फॉलो हो रहा है पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट, वैसा ही इंडिया में भी हुआ। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इंक्रीज्ड हेल्थ और किसके वजह से? बेटर लिविंग कंडीशंस की वजह से क्या हुआ? एक्सप्लोसिव इंपैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सिमिलर ट्रेंड किस में देखने को मिला? इंडिया में। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट। आर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियंस एट द टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 350 मिलियन थी। कितनी? 350 मिलियन। ठीक है। रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क्ड बाय 2000। अरे भाई, है ना, 2000 आते आते तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी पहुंच गई? बिलियन तक पहुंच गई। मतलब 350 से 1000 मिलियन पहुंच गई। कितनी? 1000 मिलियन पहुंच गई। क्या क्लियर है? तो देखिए कुछ ही सालों में क्या हुआ है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई? बिलियन। और फिर देखा क्या? 1.2 बिलियन हो गई। कब? मई 2011 में। कितनी? मई 2011 में। क्या क्लियर है? तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कितनी पॉपुलेशन थी? 350 मिलियन। ठीक है, 2000 में कितनी हो गई? 1 बिलियन। और 2011 मतलब 11 साल के अंदर हमारी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन हो गई। क्या क्लियर है? तो इन इंडिया, हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इन इंडिया ठीक है, जो पॉपुलेशन है, कब बोल रहे हैं? टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस पे कितनी थी? कब हुआ था हमारा देश? कब आजाद हुआ था? जल्दी बताइए, कब हुआ था देश आजाद? अरे जल्दी बताइए, सन क्या था? तो कितनी थी? 350 मिलियन थी। कितनी थी? 350 मिलियन। क्या बता पा रहे हैं आप? हमारा देश कब आजाद हुआ था? 19, आगे बोलो, 19। फिर 2000 में कितनी हो गई? 2000 में कितनी हुई? 2000 में हो गई 1 बिलियन। कितनी हो गई? 1 बिलियन। एंड 2011 में कितनी हो गई ये? 2011 में कितनी हो गई?
यही पॉपुलेशन जो है वो पहुंच गई कहां पर 1.2 बिलियन, मतलब 11 साल में, कितने साल में, 11 साल में 1 बिलियन से कितनी हो गई 1.2 बिलियन। क्लियर है। तो 1947 में कितनी थी, अराउंड बोल रही हूँ, है ना, ये क्या बोल रहा है, एट द टाइम, है ना, टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, है ना, जब इंडिपेंडेंस का चल रहा था, तो उस वाली, मतलब मैं सीधा बोलूँ ना कि 19 वाले में, है ना, तो 19 वाले में कितनी थी, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं वो वाला नहीं बोल रही हूँ सन, तो 19 में कितनी थी 350 मिलियन, फिर 2000 में कितनी हुई 1 बिलियन, एंड 2011 में कितनी हुई 1.2 बिलियन। क्या क्लियर है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिला, पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट है, इंडिया पॉपुलेशन, है ना, इंडिया की पॉपुलेशन में मिल रहा है ये। अब देखिए अ रैपिड डिक्लाइन, ये किस वजह से हो रहा है, ये जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, इसका रीजन क्या है। ठीक है, आपने पूछा, ठीक है मैम ये तो हमें समझ में आ गया कि 1900 में इतनी थी, 2000 में इतनी हुई, 2011 में इतनी हुई, बट इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, इतना ज्यादा इंक्रीमेंट क्यों हुआ ग्रोथ में, ठीक है, पॉपुलेशन में। तो मैं बोलूंगी क्यों हुआ, क्योंकि डिक्लाइन का मतलब कम होना, गिर जाना, डिक्लाइन इन डेथ रेट। ठीक है, जो डेथ हो रही थी उसका रेट क्या हो गया, कम हो गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डेथ रेट क्या हो गया, कम। ठीक है, वहीं पर डेथ रेट मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, क्या होता था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वुमेन प्रेग्नेंट रहती थी, है ना, उसमें कुछ प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती थी, तो कई बार क्या होता था कि जो माँ है उसकी जान चली जाती थी, बच्चे की जान चली जाती थी, और दोनों की भी जान चली जाती थी। क्लियर है। बट अब क्या है, मेडिकल फैसिलिटी होने की वजह से, है ना, मेडिकल फैसिलिटी होने की वजह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो गया, और इन्फेंट, है ना, इन्फेंट मतलब चाइल्ड, तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो गया, वो भी डिक्लाइन हो गया। अब भाई ये दोनों, मोर्टेलिटी रेट कम हो गया मतलब क्या हो गया, ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई ना। ठीक है, इसके साथ ही, ठीक है, क्या बोला, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज वेल एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें क्या हुए, जो पीपल्स है उनका नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल ज्यादा है तो वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा बच्चे जन्म लेंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्लियर है। तो ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से क्या हो गए, जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। पहला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो गया, और जो रिप्रोड्यूसिबल एज है उसमें जो कपल्स है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्रोथ है वो ज्यादा देखने को मिली। क्या क्लियर है। अब देखिए, दो आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ मतलब RCH प्रोग्राम, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वॉज ओनली मार्जिनल। ठीक है, तो क्या हो गया, जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर है ना, जो ये इन्होंने बनाया था, इन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसे में तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो हम जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो इकोनॉमी बढ़ाना चाह रहे हैं हमारे देश की, हमारे देश का नाम करना चाहते हैं, हमारे देश में सारी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, हमारी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, तो अगर ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हमारा देश क्या हो जाएगा, हमारा देश गरीब हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हम हमारे ही लोगों को, हमारे ही भाई बहनों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो देश है वो काफ़ी पीछे चला जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का क्या रखा गया, ध्यान रखा गया कि भाई क्या करा जाए कि जो रेट है जो बढ़ रहा है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अभी तक तो वीडियो लाइक कर दी होगी। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो पहले जल्दी फटाफट वीडियो लाइक करो, पहले तो जल्दी से, है ना, फुर्सत से पहले वीडियो लाइक करो। ओके, कर दी क्या नहीं करी, और सब पानी पी लो पहले, हाइड्रेट करो बॉडी को। जितना ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखोगे आपका दिमाग उतना ही शार्प काम करेगा। क्या क्लियर है। चलिए, तो देखिए, सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011, ठीक है, तो 2011 की सेंसस रिपोर्ट क्या बोलती है देखते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%, ठीक है, मतलब 1000 में से कितने, 20 पर ईयर।
अ रेट एट विच आर पॉपुलेशन कुड बी इंक्रीज रैपिडली, ठीक है, तो हमारी जो पॉपुलेशन है क्या है वो इंक्रीज कर सकती है, कैसे, रैपिडली मतलब तेजी से, क्लियर है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज, ठीक है। क्या हुआ, इन्होंने वही वो वाला डेंजर वाला अलार्म बजा, है ना, कि भाई अगर ऐसा हुआ, इतना ज़्यादा रैपिड इंक्रीमेंट होगा ग्रोथ रेट में, ग्रोथ इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो क्या होगा, इसका जो क्या बोलते हैं रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, स्कार्सिटी, मतलब क्या, कमी, ठीक है। किसकी कमी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कमी, किसकी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कमी। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, कपड़ा, खाना, घर, है ना, यही आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपकी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ा होना चाहिए, खाना, प्रॉपर खाना होना चाहिए आपको सर्वाइव करने के लिए, और रहने के लिए घर होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर देखिए क्या बोला, इट मीन्स फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग इन स्पाइट ऑफ significant process made in those areas, ठीक है। Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट की आंखें खुली कि भाई ऐसा होगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारे भाई बंधु किस में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएगी, भूखमरी फैल जाएगी, ठीक है, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, घर रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, तो हमारा देश बहुत पीछे हो जाएगा। क्या क्लियर है, हम कैसे सरवाइव करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, पॉपुलेशन ग्रोथ रोड पे चेक डाला, ठीक है, कि भाई सब देखो, है ना, कि बढ़ना नहीं चाहिए, जो पॉपुलेशन है वो बढ़नी नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर उन्होंने वही वाले स्लोगन निकाले, हम दो हमारे दो, है ना, अच्छे दो अच्छे भले, है ना, उनको अच्छी शिक्षा दो, खाना दो, ये सब कुछ चलने लगा उनका, जिससे क्या हो, लोग जो है लोकल लोग जो है अवेयर हो कि हाँ भाई अच्छी शिक्षा देने के लिए, खाना देने के लिए हमें बच्चे जो है वो क्या होने चाहिए, हमारे कम होने चाहिए, हम कम बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा बच्चों को। क्या क्लियर है, तो ये इन सब बातों को ध्यान में रख के लोगों को क्या क्या करा गया, अवेयर किया गया, क्या किया गया, अवेयर किया गया, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, है ना, क्या स्टेप्स फॉलो की कि हम ओवरकम कर सके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से, ठीक है। मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज, है ना, वही वाली कि हम दो हमारे दो वाली फैमिलीज जो स्लोगन है वो उससे मोटिवेट करो लोगों को, नहीं नहीं बच्चे दो ही अच्छे, है ना, कि बच्चे दो ही अच्छे, है ना, इससे ज़्यादा अच्छे नहीं होते, है ना, आप उनको अच्छी लाइफ नहीं दे पाओगे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाओगे। तो क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं स्मॉलर फैमिलीज़ के लिए, किसके लिए, स्मॉलर फैमिलीज़ के लिए, बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। तो क्या किया गया, एडवर्टाइजमेंट, वही है ना, सब एडवर्टाइजमेंट किया गया, जो रूरल एरिया में आंगनवाड़ी होती है वहाँ पर शिक्षा दी गई, है ना, लोगों को, कपल्स को शिक्षा दी गई कि ऐसा नहीं करना है, इससे ये चीज़ें होती है, ठीक है। आपको मतलब आप अपने बच्चों की जो एज है, ड्यूरेशन है, उसमें डिले कर सकते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखा गया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में उनको अवेयर किया गया कि हाँ ऐसी कुछ मेथड्स होती है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए, यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर्स स्लैश बिल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो पहले अब तो सोशल मीडिया है, हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, हमारे दादा दादी के पास मोबाइल है, मम्मी पापा के पास मोबाइल है ना। तो अब कुछ भी चीज़ को अगर पहुंचाना है आप तक तो बहुत इजी हो गया, है ना, सोशल मीडिया पे आप डाल दो, सब में वो वायरल हो जाएगा, फैल जाएगा। बट पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी, लोगों के पास मोबाइल टेलीफोन्स नहीं थे, तो आप कैसे, ये बहुत बड़ा एक क्या बन गया था, चैलेंज बन गया था कि लोगों को अवेयर कैसे करें, लोगों को इस बारे में बताएं कैसे, ठीक है। तो क्या किया गया, जो पोस्टर्स होते हैं, बिल्स जो होते हैं, मीडिया जो है उस पर क्या किया गया, इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का एडवर्टाइजमेंट किया गया, हम दो हमारे दो स्लोगन का एडवर्टाइजमेंट किया गया, ठीक है, स्मॉल फैमिलीज के लिए मोटिवेट किया गया, ठीक है, एक्सेट्रा, शोइंग अ हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन विथ अ स्लोगन हम दो हमारे दो, we2 are2।
ठीक है। ऐसे मम्मी पापा खड़े, एक हाथ में पापा ने एक बच्चे को लिया, एक हाथ में मम्मी ने एक बच्चे को लिया है और पोस्टर डले हुए, ठीक है। हैप्पी फैमिली, बच्चे खुश, मम्मी पापा खुश। तो ये एक पोस्टर बनाया, एक स्लोगन बनाया कि हम दो हमारे, अरे ये चैनल था ना एक, क्या बोलते हैं उसको, दूरदर्शन चैनल, ठीक है। तो दूरदर्शन चैनल जो पुराना चैनल है, शायद अभी पता नहीं मुझे कि चलता है नहीं चलता, उस पे ये चलते थे, बहुत ऐड आते थे, मैंने भी देखा अभी अभी, ठीक है। अभी अभी मतलब हाँ 5, 6, 7, 10 साल पहले, ठीक है, कि ऐसा कुछ ये चलता रहता था। उसमें जो एक आंटी है ना, वो बच्चे को पकड़े हुए हैं, पापा बच्चे को पकड़े हुए हैं, ऐसा ऐड चलते रहते थे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया, शोइंग हैप्पी कपल्स विद 2 चिल्ड्रन विद स्लोगन हम दो हमारे दो, वी टू आर टू। क्या क्लियर है? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या किया गया? मोटिवेट किया गया स्मॉल फैमिलीज के लिए, वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया गया, एडवर्टाइजमेंट किया गया कि भाई छोटी फैमिली ही अच्छी फैमिली होती है, हम दो हमारे दो, स्लोगन चलाए गए, दीवारों पे लिख देते थे, ठीक है। वो क्या इंक से दीवारों पे लिख दिया, है ना। कौन कराता था? गवर्नमेंट ही कराती थी, है ना, कोई भी किसी की दीवार पे लिख के नहीं जाता था। तो आप मत करना ऐसी हरकतें, नहीं तो पिटोगे फिर। चलिए, तो इतना समझ में आया। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या पता चले, मैम ने बोला था लोगों को अवेयर करना है, सोसाइटी को अवेयर करना है, तो हमने लिख दिया, है ना। पता चले मेरे पास धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं, तो ऐसी हरकतें मत करना, है ना। वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कर रही है। और आजकल तो सब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो ही चुके हैं, फिर भी पता नहीं हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, है ना। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही कि हम तो रैंक ले लिए। मैनी कपल्स, मोस्टली the young urban working ones, have even adopted an one child norm, ठीक है। इन्होंने तो वन चाइल्ड नॉर्म, जो अर्बन एरियाज है ना, मतलब सिटीज के जो लोग हैं, यंग जो पीपल्स हैं, वर्किंग वंस हैं, उन्होंने तो अडॉप्ट कर लिया था कि एक ही बच्चा, अच्छा वन चाइल्ड नॉर्म उन्होंने ले लिया था कि हाँ हम तो एक ही बच्चा करेंगे, एक ही बच्चे को हम सारी फैसिलिटीज देंगे, उसी को हम क्या करेंगे, खुश रखेंगे। क्लियर है? फिर स्टैट्यूटरी रेजिंग इन मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल। अब क्या कर सकते हैं भाई, है ना, हमारे इंडिया में तो यही चलता है कि भाई मैरिज कपल जो है वो बच्चा प्लान करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी एज बढ़ा दें, है ना। एज बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो शादी की एज है वो बढ़ जाएगी, शादी की एज बढ़ जाएगी तो जो बच्चे का जो पॉपुलेशन है ना, वो कम हो जाएगा। कैसे? अब क्या किया गया, जो फीमेल है उसकी एज कर दी, मैरिजेबल एज कर दी 18 ईयर्स, ठीक है, और जो मेल की एज है वो कर दी 21 ईयर। अब पॉपुलेशन को देखते हुए कि भाई फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रही पॉपुलेशन, तो जो फीमेल की एज है उसको कितना कर दिया गया, 21 कर दिया गया। कितना? 21। तो ये पुराने डेटा के हिसाब से है कि जो फीमेल की एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए, बट अब फीमेल की जो एज है उसको कितना कर दिया गया है, 21 ईयर। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया कि जो फीमेल है वो क्या है, 21 साल में ही शादी कर सकती है। जैसे बोलते हैं ना कि 18 साल से छोटी नाबालिग है, नाबालिग की शादी नहीं करा सकते। क्लियर है? ये क्या है, क्राइम है, इलीगल है। अगर ऐसा कहीं देखने को मिला तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। क्या क्लियर है? पेरेंट्स को जेल हो जाती है, वो जो लड़का कर रहा है शादी उसको जेल हो जाती है, फैमिली को जेल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्यों ऐसा बनाया कि भाई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाएंगे तो कोई फॉलो ही नहीं करेगा उसे, और फॉलो नहीं करेगा तो फिर हर वही वाली बात हो जाती है ना, रूल्स बने किसके लिए, तोड़ने के लिए। ऐसा तो नहीं करना ना, हमें रूल्स बनाने हैं किसके लिए, फॉलो करने के लिए। तो फॉलो हम कब कर पाएंगे, जब उसे हम स्ट्रिक्ट कर देंगे। क्लियर है? अगर स्ट्रिक्ट कर देंगे, हम सख्त हो जाएंगे, है ना, तो रूल्स क्या होने लगेंगे, फॉलो होने लगेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो फीमेल है उसकी एज 18 कर दी कि 18 साल से कम की लड़की है तो वो शादी के लिए तैयार नहीं है, वो शादी नहीं कर सकती, वो नाबालिग में आएगी। क्लियर है? पक्का? वहीं पर मेल की जो एज है वो 21 होनी चाहिए। अब जो है गवर्नमेंट ने फीमेल की 21 कर दी है, उसके कई रीज़न है, ठीक है, कि प्रॉपर जो फीमेल है अपनी एजुकेशन लेना चाहती है वो प्रॉपर एजुकेशन ले, उसकी बॉडी प्रॉपर डेवलप हो जाए, ठीक है, और अपने कैरियर को वो सेक्रीफाइस ना करे। साथ में अगर उसकी एज हम बढ़ा देंगे तो पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। क्लियर है? एकदम से पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। क्या क्लियर है? एंड incentives given to couples with small families are two of the other measure taken to tackle this problem, है ना।
तो वही वाली बात हो गई कि भाई क्या है, स्मॉल फैमिलीज के लिए क्या किया गया, अवेयर किया गया। अब देखिए, लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्लियर है? तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या यूज करने लगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में क्या किया, डिस्क्राइब किया। क्या ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या होती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी कितनी होगी ये, 21 ईयर। ठीक है, पहले कितनी थी जल्दी बताइए, 18 ईयर्स, अब कितनी हो गई, 21 ईयर्स। कितनी हो गई, 21 ईयर्स। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अभी एनसीईआरटी में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, है ना भाई। कॉन्ट्रासेप्टिव है तो उसे यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, क्लियर है, और इजीली अवेलेबल। अब ये नहीं होना चाहिए कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव तो है, गवर्नमेंट बहुत अवेयर कर रही है लोगों को, पर मार्केट में मिल ही नहीं रही है वो, है ना, उसके लिए परेशान होना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और इसका ध्यान कौन रखेगा, गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। इफेक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बोल दिया कॉन्ट्रासेप्टिव बट उसका इफेक्ट ही नहीं शो हो रहा है, तो ये गलती भी नहीं होनी चाहिए। एंड रिवर्सिबल, मतलब हम इसे बार बार यूज कर सके, क्लियर है, विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, है ना। और जो उसके साइड इफेक्ट है वो क्या होने चाहिए, या तो हो ही ना, और हो तो बिल्कुल थोड़े से होने चाहिए, क्लियर है। अगर साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे तो क्यों यूज करेगा कोई इंसान, क्यों यूज करेगा, उसको तो उसकी जान के लिए खतरा है, तो वो क्यों यूज करेगा। ठीक है, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब खुद ही वो क्या कर सके, यूज कर सके, है ना, उसके लिए लोगों की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसका काम होना चाहिए, ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए, एंड नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए। क्या क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आ गया कॉन्ट्रासेप्टिव का। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, पहला है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली। ठीक है, फिर इजीली अवेलेबल, ठीक है, देन फिर क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, है ना, काम तो होना चाहिए, नहीं तो पता चल रहा है यूज कर रहे हैं पर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, है ना, तो ऐसा तो फिर क्या काम का। फिर क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल। और क्या होना चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। ठीक है, साइड इफेक्ट्स हो तो या तो कम हो या तो हो ही ना। क्या क्लियर है? आप देखिए, इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफियर्स विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। ठीक है, बट इस कॉन्ट्रासेप्टिव की कारण, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर में, सेक्सुअल ड्राइव में, है ना, और सेक्सुअल एक्ट में कोई असर या कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसे कोई यूज नहीं करेगा। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यही पढ़ेंगे कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब तो हमें समझ में आ गया, बट कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती है, कौन कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मार्केट में अवेलेबल है, तो हम बात करते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल which could be broadly grouped into the following categories, namely natural or traditional, barrier, IUDs, oral contraceptive, injectable, implants and surgical methods। क्या इतना समझ में आया? जल्दी बताइए। पहले तो देख लीजिए से, तो कौन कौन सी मेथड है देखिए। पहले नेचुरल और ट्रेडिशनल। नेचुरल से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियली कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव और ट्रेडिशनल मेथड हो गई जो पहले यूज की जाती थी, ठीक है, और बैरियर मेथड्स हो गई, आईयूडीज हो गई, है ना। आईयूडीज का मतलब क्या है, आईयूडीज का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गई। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ओरली हम क्या करते हैं, उसे लेते हैं, ठीक है।
इंजेक्टेबल मतलब हम इंजेक्ट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। इम्प्लांट्स मतलब निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बॉडी में इम्प्लांट करते हैं, यहाँ की स्किन को खोलते हैं, ठीक है, और वो जो इंजेक्टेबल्स होती है उनको यहाँ पर फंसा देते हैं और क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एंड सर्जिकल मेथड्स मतलब सर्जिकल मेथड्स में आते हैं आपका स्टेरिलाइजेशन मतलब ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। उसमें क्या करते हैं, मेल में क्या करते हैं, जो क्या बोलते हैं वासा डिफरेंस होती है उसे कट करते हैं और टाई कर देते हैं, ठीक है। तो स्पर्म्स तो बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगी, बट उसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, कहाँ पर, यूरेथ्रा में, ठीक है। अगर यूरेथ्रा में ट्रांसफर नहीं होगा तो इजैकुलेशन नहीं होगा, इजैकुलेशन नहीं होगा तो फिर कैसा फर्टिलाइजेशन और कैसी प्रेगनेंसी, क्या क्लियर है, ठीक है। बट मैंने बोलूंगी क्या सीमेन तो मतलब सेमिनल प्लाज्मा तो होगा, बट उस सीमेन में क्या नहीं होगा, स्पर्म नहीं होंगे, क्या क्लियर है। चलिए इतना समझ में आया। फिर फीमेल में क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी। क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी मतलब इसमें क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, उसे टाई कर देते हैं। तो ओव्यूलेशन तो होता है, ओवम तो बनता है, बट ओवम ट्रांसफर नहीं होता, और ओवम ट्रांसफर नहीं होगा तो स्पर्म वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, तो उन दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्या क्लियर है। तो ये सारी जो है ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, क्या क्लियर है। चलिए तो हम एक एक करके सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। चलिए तो आर यू रेडी। चलिए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। ओके अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, किसने नहीं करी जल्दी बताओ, तो जल्दी से तो लाइक कर दो। अब देखिए हम पहले कवर करने वाले हैं नेचुरल मेथड्स। तो नेचुरल मेथड से ही आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, नेचुरली हो रही है, हमें मतलब कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, नेचुरली हमें हमारी बॉडी पर ध्यान देना है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसा ड्यूरेशन को क्या करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, उसे हमने क्या बोला है, नेचुरल मेथड्स, ठीक है। ये किसके ऊपर वर्क करती है, देखिए वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो ये किसके ऊपर वर्क करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है ना, इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका प्रिंसिपल है कि इसने ठान के रखा है कि मैं स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होने दूंगा या दूंगी, क्या क्लियर है। तो यहां पर इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है अवॉइडिंग meeting of ovum and sperm, क्या क्लियर है। तो किसकी, ओवम और स्पर्म की मीटिंग को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, क्लियर है। अब देखिए पीरियोडिक, इसमें पहला क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो है वो क्या है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, खुद नाम से बोल रहा है पीरियोडिक मतलब कुछ टाइम डेज ड्यूरेशन से रिलेटेड है, क्या समझ में आया। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, क्या आपको मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई याद है, क्या आपको ओव्यूलेशन का टाइम याद है कि ओव्यूलेशन कब होता है, मंथ की किस डे पर ओव्यूलेशन होता है, क्या कुछ थोड़ा बहुत याद है। मैंने बताया था 14th डे पर क्या होता है ओव्यूलेशन। अगर जो साइकिल है वो 28 डेज की है तो मिड में क्या होता है ओव्यूलेशन, और 28 का मिड क्या होगा 14, ठीक है। तो 14 डे पर क्या होता है ओव्यूलेशन। बट ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि 14वें दिन पर ही ओव्यूलेशन होगा, कई बार पहले भी हो सकता है, कई बार बाद में भी हो सकता है, ठीक है, पक्का ना। 1-2 दिन पहले हो जाता है, हार्मोन में इंक्रीज, हार्मोन की वजह से तो ओव्यूलेशन हो रहा है, अगर हार्मोन इंक्रीज हो गए तो ओव्यूलेशन पहले हो गया, अगर हार्मोन बाद में थोड़ा सा पीक आया तो बाद में ओव्यूलेशन हुआ। तो ओव्यूलेशन ऐसा नहीं कि 14वें ही दिन पर होगा, हो सकता है कि वो 12वें दिन पर हो जाए, 11वें दिन पर हो जाए, या 15वें 17वें दिन पर हो जाए, ठीक है। तो ये एक पूरा ड्यूरेशन है, क्या क्लियर है। तो हमें क्या करना है इस टाइम पे, देखिए नेचुरल मेथड हम क्या यूज करते हैं, is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17। मैंने अभी यही बोला था ना कि होता क्या है, इन्हें जैसे फीमेल को पता रहता है कि मेरी जो साइकिल चल रही है वो कब स्टार्ट हुई, किस डे पर मेरी साइकिल स्टार्ट हुई, और मेरे साइकिल स्टार्ट होने पर
10th डे कौन सा है मेरा, 10th डे से 17th डे तक कपल को याद रहता है ना, मेल हो या फीमेल हो, कपल को याद रहता है कि ये साइकिल जो है कितने दिन की है, 10th डे कब स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डे मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई वो उसका फर्स्ट डे हुआ, फर्स्ट डे से 10th डे को याद रखना कि ये 10th डे है, 10th डे और 17 डेज इन बीच में, इस ड्यूरेशन में क्या करना है, कॉइटस को अवॉइड करना है, ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिलेशन जो है उसको अवॉइड करना है, कॉपुलेशन को अवॉइड करना है, ठीक है, पेनिट्रेशन को अवॉइड करना है, क्या क्लियर है, ठीक है। देखिए ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर 10 से 17वें दिन पर क्या हो सकता है, ओव्यूलेशन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, ओव्यूलेशन हो सकता है, क्या क्लियर है। अब देखिए एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, ठीक है, तो 10 से 17वें दिन वाले को क्या बोलते हैं हम, फर्टाइल पीरियड, ठीक है, तो फर्टाइल पीरियड क्या है, 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, तो ये क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का, क्लियर है। तो इस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी नहीं, आप कंसीव नहीं करना चाहते हो तो इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं कॉइटस को, क्या क्लियर है। अब देखिए देयरफॉर बाय abstaining from coitus during this period conception could be prevented, ठीक है, अगर इस टाइम पे आप coitus क्या करते हैं, क्या करते हैं, therefore by abstaining from coitus during the period conception could be prevented, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या कर सकते हैं आप बच सकते हैं, आप कॉन्ट्रासेप्टिव ये वाली मेथड यूज करके, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यूज करके, ठीक है, आप किससे बच सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, क्या क्लियर है। तो ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गई, क्या क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लिया स्क्रीनशॉट, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं आपको पहले ये ब्लैंक स्लाइड पर समझा देती हूँ, क्लियर है। चलिए तो ब्लैंक स्लाइड पर हम कुछ बातें समझते हैं पहले। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जो ओव्यूलेशन हो रहा है ना, वो किस डे पर हो रहा है, 14th डे पर हो रहा है ना, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन की है, 28 दिन की है ना। बट ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन की ही हो, ऊपर नीचे भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है किसी फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 दिन की ना होकर 30 दिन की होती है, किसी में 32 दिन की होती है, किसी में 26 दिन की है, ठीक है। तो ये वेरी करती है फीमेल टू फीमेल, क्लियर है। हो सकता है कि सेम फीमेल में पहली जो साइकिल है ना, लास्ट मंथ जो साइकिल आई थी वो 28 डेज की थी, अब जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आई है वो 30 डे की हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम है, जो डेज है वो वेरी कर सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, डाइट हो गई। तो इन सब कंडीशन की वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोला है वो बोला है 10 से आपके 17 दिन। क्यों 10 से 17 दिन बोला है, अब देखिए नॉर्मली अगर आप देखो कि 14th डे पर तो क्या हो रहा है, अगर 28 दिन की साइकिल है तो 14th डे पर, कौन से डे पर, 14th डे पर क्या हो रहा होगा, ओव्यूलेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ओव्यूलेशन। ये तो कब हो रहा होगा, जब जो साइकिल है वो कितने दिन की होगी, 28 दिन की। कितने दिन की, 28 दिन की। बट हो सकता है ये साइकिल 26 दिन की भी हो सकता है ये साइकिल 30 दिन या 32 दिन की भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंट कर ले रहे हैं कहाँ से, 10 से लेकर ये 10th, ये 11th, ये 12th और ये 13th, क्या क्लियर है। तो ये हो गए, यहां पर ये कौन सा हो गया, 15th डे, ये क्या हो गया 15th डे, ये क्या हो गया 16th डे और ये 17th, ठीक है। अब मैं आपको दो बातें याद दिलाना चाहती हूँ कि भाई स्पर्म की लाइफ कितनी होती है, अगर वो इंसेमिनेट हो गया है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच गया है, तो वो वहां पर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। तो स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 3 डे की होती है। कितने दिन की, 3 डेज की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देती हूँ आपको।
तो जो स्पर्म की लाइफ होती है, स्पर्म लाइफ जो होती है वो कितने दिन की होती है? वो कितने दिन की होती है? 3 डेज की होती है। वहीं पर ओवम की जो लाइफ होती है वो कितने दिन की होती है? ओवम की जो लाइफ होती है वो होती है 1 डे की। मतलब ओव्यूलेशन के बाद एक ही दिन तक ये क्या रह सकता है? फंक्शनल रह सकता है। उसके बाद तो क्या होने लगेगा? डिस्ट्रॉय होने लगेगा। क्या क्लियर है? इतना समझ में आया? अब देखिए हो क्या रहा है, ओव्यूलेशन हो गया इस डे पर और यहाँ पर ये क्या आ गया? ओवम आ गया। तो ओवम यहाँ पर क्या है? अवेलेबल है। यहाँ पर क्या है? ओवम अवेलेबल है। क्लियर है? अगर मैं बोल रही हूं कि जो ओव्यूलेशन हो रहा है वो 14th डे पर हो रहा है और अगर कॉइटस जो है वो कौन से डे पर हो रहा है? 11 या 12th डे पर हो रहा है। कितने दिन की लाइफ है उसकी? 3 दिन की लाइफ है। अगर देखिए 12, 13, 14, ठीक है, अगर 12वें दिन क्या हो रहा है? 12वें दिन क्या हो रहा है? यहाँ पर इंसेमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है? स्पर्म आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इंसेमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 12th डे पर क्या हो रहा है? इंसेमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इंसेमिनेशन हो गया कौन से डे पर? ठीक है, कौन से डे पर हो गया? 12th डे पर। तो इसके पास कितने दिन की जिंदगी है? 3 दिन की जिंदगी। तो 12वें दिन ये जीवित है, 13वें दिन जीवित है और 14वें दिन जीवित है। अगर ओवम 14वें दिन पर क्या होता है? रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो यहाँ पर जो स्पर्म निकले हुए हैं, यहाँ पर जो स्पर्म आए हुए हैं वो क्या कर देंगे? इन ओवम को, इस ओवम को, ये जो स्पर्म्स आए हुए हैं इस ओवम को क्या कर देंगे? फर्टिलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? यही जो स्पर्म है इस ओवम को क्या कर देंगे? फर्टिलाइज। ठीक है, क्या कर दिया? फर्टिलाइज। ठीक है, और फर्टिलाइज हो गया मतलब क्या हो गया? प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसा तो हो गया। अब हो सकता है कि जो ओव्यूलेशन हुआ होगा वो कौन से डे पर हुआ होगा? 2 दिन आगे। अगर 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन जो होगा वो कौन से दिन पे होगा? 12वें दिन पर, है ना? होगा कि नहीं? 13वें दिन पर होगा। कौन से? 13वें दिन पर। ठीक है, 13वें दिन पर हुआ ओव्यूलेशन। तो सपोज ये 13वें दिन पर ओव्यूलेशन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ? 13वें दिन पर ओव्यूलेशन हुआ। यहाँ ओव्यूलेशन करा देती हूं मैं। अब 13वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, अगर जो स्पर्म है वो 11वें दिन, 12वें दिन या 13वें दिन आ गया तो भी क्या हो जाएगा? इनके बीच में क्या हो जाएगी? मीटिंग हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? और ये भी तो 1 दिन तक चलता है ना, ये भी तो, इसकी भी तो 1 दिन की लाइफ है। अगर ये 15वें दिन भी हुआ तो यहाँ पर अगर ये 13वें दिन क्या आ गया? स्पर्म आ गया, तो 15वें दिन भी क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर भी क्या हो सकता है? ओव्यूलेशन अगर 13th डे पर हुआ है और 14th डे तक वो क्या रहेगा? लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा। और अगर क्या हुआ है? 11th डे पर क्या हुआ है? इंसेमिनेशन हुआ है, मतलब स्पर्म आ गए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको देरी नहीं लगेगी और वो क्या कर देंगे? फर्टिलाइजेशन। वहीं पर हम बात करते हैं क्या? 16th डे पर। ठीक है, सपोज 16th डे पर, है ना, 32 डे की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है या 30 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन 15वें या 16वें दिन होगा। तो अगर 14th डे, 15th डे या 12th डे पर अगर इंसेमिनेशन हो रहा है, स्पर्म आ रहा है, तो भी क्या कर देगा? फर्टिलाइज कर देगा। क्लियर है? तो इसीलिए इस ड्यूरेशन को हमने क्या करा है? इस ड्यूरेशन को हमने बनाया है फर्टाइल पीरियड। क्या बताया है? फर्टाइल पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा हाई चांसेस है कि स्पर्म जो है वो किससे मिल जाएगा? ओवम से मीट कर लेगा और क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इसका रिजल्ट निकलेगा प्रेगनेंसी। क्या क्लियर है? और हमें तो क्या करना है? प्रेगनेंसी को डिले ही करना है, कंसीव नहीं करना। तो क्या करना है? ये वाले जो पीरियड है इसको अवॉइड करना है। ठीक है, 10th से पहले वाले डेज, मतलब 1 से लेके 9वें दिन तक ये क्या है? सेफ टाइम है, सेफ डेज है। और 17वें दिन से, मतलब 17वां के बाद 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, है ना, ये जो डेज हैं ये क्या है? सेफ है ना। अगर इस टाइम पर कॉइटस होता है
तो वो कन्वर्ट नहीं होगा किसमें, फर्टिलाइजेशन में। क्लियर है, ये मैं बोल रही हूँ, ये तो एक चांसेस है ना, बट कई बार होता है ना, वही वाली बात है कि ह्यूमन बॉडी है वो कब कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है आपको भी नहीं पता, हो सकता है इसके बाद ओव्यूलेशन हो जाए। तो अरे मैम आपने तो ये सिखाया था कि 10 से 17वें दिन अवॉइड करना है ना, और मतलब ये वाला जो टाइम है इसमें क्या होता है, इसको हमने क्या बोला है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोला, इसके बाद क्या है, सेफ टाइम है। क्लियर है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता, जैसी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी वैसा, है ना। हमेशा जो थ्योरी लिखी होती है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो उसी तरीके से क्या करती है, रिस्पॉन्ड, जैसे कि वो शो कर रही है, उसके ऊपर वेदर का असर हो रहा है, मेंटली जो स्ट्रेस है, हर एक चीज़ का असर बॉडी पर होता है और बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। क्या क्लियर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो टाइम है ये फिक्स है तो बस इसी टाइम का जो ड्यूरेशन है इसे अवॉइड करना है इसके बाद। इसीलिए तो मैंने बोला था कि जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, क्योंकि हम कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, कोई मेडिसिन, कोई पिल या कोई डिवाइसेस यूज़ नहीं कर रहे, तो साइड इफेक्ट तो निल है। बट मैंने क्या बोला था, फेलियर चांसेस हाई है। क्या है, फेलियर चांसेस हाई है, क्योंकि हम यहाँ पर नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, और नेचर, बॉडी का जो नेचर है वो किस टाइम पे कैसा होता है ना, वही वाली बात हो रही है कि अभी अच्छा मौसम था और थोड़ी ही देर बाद 5-10 मिनट बाद बारिश होने लगी, तो ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। वैसे ही बॉडी जो है वो क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, कैसा रिस्पॉन्स किस टाइम पे शो कर रही है आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। क्या क्लियर है, इतना जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है, तो इतना समझ में आया या नहीं, है ना। तो ये तो क्या है, एक सेफ, ये वाला जो इससे पहले वाला सेफ टाइम है, इसके बाद वाला सेफ टाइम है, और ये जो टाइम है इसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। इस टाइम में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के। ठीक है, तो ये वाले चांसेस को क्या करना है, ये वाले डेज को अवॉइड करना है, और अगर ये वाले डे आप अवॉइड करते हैं तो चांसेस ऑफ कंसीव करना क्या होता है, कम हो जाता है। क्या क्लियर है, चलिए। तो इसके अलावा क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया, इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, देखिए, तो ये अपन ने कर लिया, मैं हटा दूं। नेक्स्ट जो मेथड है ना, नेक्स्ट नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्ट्स। ठीक है, तो विड्रॉल से आप क्या समझते हैं, आप जब बैंक जाते हैं पापा के साथ, मम्मा के साथ, ठीक है, तो वहां पर बोलते हैं कि विड्रॉ चेक जो होता है, ठीक है, कि हम इसको भर दीजिए, आपको क्या करना है, पैसे निकालना है, तो आप विड्रॉ चेक भरते हो, उसमें क्या रहता है, आप जो भी अमाउंट भरते हो उतना आपको कैश मिल जाता है। क्लियर है, क्या विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना, और डिपॉजिट का मतलब डालना। ठीक है, डिपॉजिट का मतलब आप जो कैश है वो क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक में जमा कर रहे हो। क्लियर है, तो यहाँ पर भी विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना। क्लियर है, कॉइटस इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, है ना। इंटरप्ट का मतलब ये होता है ना, ये बोलते हैं डोंट इंटरप्ट मी, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरे बीच में मत बोलो, हाँ, या चुप रहो, ठीक है, या अभी शांत रहो। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर कॉइटस इंटरप्ट का मतलब हो रहा है कि जो कॉइटस हो रहा था उसको क्या कर दिया, रोक दिया। क्या क्लियर है, अब देखिए इसमें होता क्या है। तो withdraw or coitus interrupt is another method in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation so that to avoid insemination। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया, बहुत तो मैम कॉम्प्लिकेटेड बात बोली, हमें कुछ समझ नहीं आया तो मैं समझाती हूँ। ठीक है, कॉइटस के दौरान, ठीक है, मेल को पता रहता है कि इजैकुलेशन होने वाला है, कब इजैकुलेशन होगा। क्लियर है, जब इजैकुलेशन का टाइम आता है, जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला रहता है, तो जो मेल पार्टनर होता है वो क्या करता है, अपने कॉइटस को रिलीज कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, कहाँ से, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट मतलब वेजाइना से। ठीक है, अगर वो क्या कर लेता है, निकाल लेता है अपने पेनिस को, एक्सटर्नल जेनिटिलिया को, उसको हमने क्या बोला, विड्रॉ बोला, है ना। कॉइटस इंटरप्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो कॉइटस है वो क्या हो गया, बंद हो गया, तो इसे हमने क्या बोला, कॉइटस इंटरप्ट। अब होगा क्या, इजैकुलेशन नहीं होगा, इजैकुलेशन जो है फीमेल बॉडी से बाहर हो रहा है, तो इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा। इंसेमिनेशन नहीं हुआ, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है,
जो इजैकुलेशन है वो कहाँ करा दिया जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में करा दिया जाए। कहाँ करा दिया जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में करा दिया जाए, उसे हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। ठीक है, तो अगर इंसेमिनेशन नहीं हो रहा तो मतलब स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंच रहा है। अगर स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंच रहे तो क्या वो ओवम से मीटिंग कर पाएंगे, क्या वो ओवम से मीट कर पाएंगे। अगर ओवम से मीट नहीं कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा तो कैसे कंसीव करेगी। क्या समझ में आया, तो ये क्या हो गई, दूसरी मेथड हो गई, कौन सी, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्लियर है। इसके अलावा तीसरी मेथड होती है लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या होता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब लैक्टेशनल से आप क्या समझते हैं, फिर से आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैं बोल रही थी ना, इसलिए सारे चैप्टर लाइन से पढ़ना जरूरी है, तभी तो लिंक बैठती है, तभी तो कनेक्शन होते हैं इधर उधर, है ना। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है उसमें क्या होता है मैं बताती हूँ। क्या आपको लैक्टेशनल पीरियड याद है, लैक्टेशनल पीरियड कौन सा पीरियड होता था, आफ्टर पार्चुरेशन, है ना। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती थी, मदर जब बेबी को फीड कराती थी, मतलब अपना जो मिल्क है वो बच्चे को पिलाती थी, है ना। तो आफ्टर पार्चुरेशन, है ना, जो 6 मंथ है, पार्चुरेशन के बाद जो 6 मंथ है उनको हम बोलते हैं, उसको उस टाइम को, उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं लैक्टेशनल पीरियड। क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल पीरियड। जैसे कि आज के दिन बेबी ने बर्थ लिया तो आज के दिन के बाद जो 6 महीने हैं उस पीरियड को क्या बोलेंगे, लैक्टेशनल पीरियड। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर मदर जो है एक्टिवली अपने बेबी को, अपने इन्फेंट को, अपने चाइल्ड को फीड कराती है, उसे हमने क्या बोला, लैक्टेशनल पीरियड। क्लियर है। अब यहाँ पर लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या है, जब लैक्टेशनल पीरियड चलता है तब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो थी वो स्टॉप थी, है ना। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, है ना, वो स्टॉप हो जाती है। तो उस दौरान जो 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड रहता है तब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। क्लियर है। उसके बाद भी आफ्टर पार्चुरेशन या आफ्टर डिलीवरी 6 महीने तक भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। क्यों नहीं चलती मैं बताती हूँ। अब देखिए, क्या आपको हाइपोथैलेमस याद है, क्या आपको हाइपोथैलेमस याद है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता था, है ना। उसके बाद क्या आपको एक छोटी सी ग्लैंड याद है, क्या एक छोटी सी ग्लैंड याद है कि नहीं। और ये ग्लैंड डिवाइड रहती थी एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, क्या याद है। तो ये है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वही सारी बात फिर से हम देखते हैं। कौन सी वाली बात मैम, जो हमने कहाँ पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था आपके चैप्टर नंबर आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, चैप्टर नंबर 2 में। क्या क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है एक हार्मोन दैट इज प्रोलैक्टिन, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन। ये कब करती है, लैक्टेशनल पीरियड में, ठीक है। तो ये प्रोलैक्टिन इसने रिलीज किया। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ, क्या जल्दी बताइए, प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। चलिए, तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द, है ना, तो यहां लिख देते हैं रिस्पॉन्सिबल for the production of milk, ठीक है। तो ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। क्लियर है। तो होता क्या है, प्रोलैक्टिन जो है अपना इनहिबिट, है ना, इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है किस पे, हाइपोथैलेमस पर। किस पे, हाइपोथैलेमस पर। तो ये क्या होता है आपका, हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। क्लियर है। ये हाइपोथैलेमस पे कैसा नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, हाइपोथैलेमस को कैसा फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक। और आपको याद है कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता था गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता था, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन
काम करते थे एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलवाते थे कौन से हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे कि LH एंड FSH। और यही LH और FSH वर्क करते थे कहाँ पर, ओवरी पर, और क्या कराते थे, फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराते थे। फॉलिकल्स मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलवाते थे। क्या क्लियर है? तभी तो इनका अमाउंट कब बढ़ता है, प्यूबर्टी पे बढ़ता है, और प्यूबर्टी पे बढ़ता है तो इनका इफेक्ट कहाँ दिखता है, ओवरी पर। और ओवरी में क्या चलने लगती है, जो रुकी हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। क्या क्लियर है? तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट ठीक है, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ कौन सा हार्मोन, जल्दी बताइए, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ GnRH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब GnRH नहीं निकल रहा तो GnRH ही तो क्या करता था, GnRH ही तो क्या करता था, यहां से कौन सा हार्मोन निकलवाता था, जल्दी बताइए, कौन से हार्मोन निकलवाता था, LH एंड FSH। यहां से क्या निकलवाता था, LH एंड FSH। अगर यही नहीं होगा तो क्या यहाँ से LH एंड FSH निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यही नहीं निकल रहा तो क्या LH एंड FSH निकलेगा, LH एंड FSH नहीं निकलेगा तो क्या वहाँ पर फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो पाएगा, क्या वहाँ पर फॉलिकल्स बन पाएंगे, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रह पाएगी, नहीं ना। इसीलिए वहाँ पर जो लैक्टेशनल पीरियड होता है उस टाइम पर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर फीमेल बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है और ये इनहिबिट करता है किसके सिक्रीशन को, GnRH को, और GnRH नहीं निकलेगा तो FSH एंड LH नहीं निकलेंगे, FSH एंड LH नहीं निकलेंगे तो ये ओवरी पर या फॉलिकल्स पे काम नहीं करेंगे। तो क्या नहीं होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो काय का फर्टिलाइजेशन। क्या समझ में आया, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं ये, लैक्टेशनल एमेनेरिया मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशनल फॉलोइंग पार्चुरेशन। ठीक है, तो पार्चुरेशन के बाद जो लैक्टेशनल पीरियड है, जो लैक्टेशन होता है, उस टाइम पर क्या नहीं आती, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। क्यों नहीं चलती, उसका रीज़न ये है, इसीलिए ये वाला जो टाइम है ये सेफ है। इस टाइम पर जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती या फीमेल जो है वो क्या प्रेग्नेंट नहीं होती। क्या क्लियर है? चलिए जल्दी बताइए क्या इतना क्लियर है। तो ये तीनों मेथड, कौन कौन सी मेथड, पहला हो गया आपका पहला हो गया कॉइटस इंटरप्ट, सॉरी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा विड्रॉल या कॉइटस इंटरप्ट, और तीसरा होगा लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इतना क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए आगे बोल रहे हैं ये हुआ आपका, ये पूरा हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए, ये हो गया। अब देखिए, therefore as long as the mother breastfeeds the child fully chances of conception are almost nil। ठीक है, तो क्या होता है, कंसेप्शन के चांसेस क्या होते हैं, जब तक मदर बेबी को फीड कराती है तब तक कंसेप्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, निल होते हैं। क्या होते हैं, निल। अब बात आती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि मदर जो है बेबी को 1 साल तक फीड करा रही है, 1.5 साल तक फीड करा रही है, क्या तब भी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम करेगी, तब भी क्या लैक्टेशनल एमेनोरिया कहलाएगा? तो मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं। इसका मैक्सिमम जो टाइम है, लैक्टेशनल एमेनोरिया का जो मैक्सिमम टाइम है वो 6 मंथ है। 6 मंथ के बाद जो नॉर्मली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और फिर क्या होता है, फिर फीमेल जो है ओव्यूलेशन करती है एंड अगर तब क्या होता है, तब कॉइटस होता है तो फर्टाइल होने के या प्रेगनेंसी होने के, कंसीव होने के चांसेस होते हैं। क्या क्लियर है? तो मैक्सिमम जो लैक्टेशनल एमेनेरिया है उसका टाइम कितना होता है, 6 मंथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर however this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months following पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के बाद 6 महीने तक ही
ये जो स्टेप है वो क्या होती है, इफेक्टिव होती है। कितने, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। क्या क्लियर है? अब देखिए, एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज इन दीज मेथड्स, साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट निल, है ना। अब बात आती है कि भाई कोई आर्टिफिशियल डिवाइसेस पिल्स हम ले ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर तो जो भी हो रहा है नेचुरली हम क्या करा रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं। नेचुरल हम बॉडी के साथ ड्यूरेशन मैच करके हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस करा रहे हैं। तो उसमें क्या साइड इफेक्ट होगा, कोई साइड इफेक्ट होगा? तो यहाँ पर साइड इफेक्ट के चांसेस निल है। बट मैंने वही बोला ना, प्रकृति कब कैसे क्या कर दे, चेंजेस ला दे, वो आपको भी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चेंजेस ऑफ फेलियर, है ना, चेंजेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड इज ऑल्सो हाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेलियर चांसेस है वो हाई है, साइड इफेक्ट निल है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फेलियर चांसेस क्या क्या है, फेलियर चांसेस जो है वो क्या है, फेलियर चांसेस हाई है। फेलियर चांसेस क्या है यहाँ पर, हाई। क्या है ये, हाई है। और साइड इफेक्ट क्या है यहाँ पर, साइड इफेक्ट जो है वो क्या है, निल है। क्या है, निल है। क्या इतना क्लियर है? तो साइड इफेक्ट्स क्या है, निल है, और फेलियर चांसेस क्या है, हाई है। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है? चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हाय, यहाँ पर आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो मेथड है वो है बैरियर मेथड, ठीक है। तो बैरियर से आप क्या समझते हैं कि ये बैरियर है ना, ये मेरे बीच में रुकावट है ना। बोलते हैं ना कि बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट, जो किसी चीज को रोकता है। मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो बैरियर का मतलब दीवार, ठीक है, कि ये मेरे बीच में बैरियर है तो ये मेरे बीच में दीवार है। क्लियर है? चलिए, तो बैरियर का मतलब क्या होता है, दीवार जो दो लोगों को या किसी चीज को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, सेपरेट करने वाली जो चीज है वो क्या हो जाती है, बैरियर। क्लियर है? अब यहाँ पर बैरियर क्या है मैम, यहाँ पर जो बैरियर है वो क्या होते हैं, कॉन्डम्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्डम्स, ठीक है। तो बैरियर मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्डम्स के बारे में। यहाँ पर बैरियर मेथड में अगर हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल बैरियर मेथड का क्या है कि वहां पर हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसका प्रिंसिपल है कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं करने देना हमें। क्लियर है? यहाँ पर क्या इसका वो है कि भाई जो स्पर्म है और ओवम है वो एक दूसरे को देख तो सकते हैं बट फिजिकल मीट नहीं कर सकते, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के टच में नहीं है। क्लियर है? तो देखिए, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, ठीक है। मतलब देखिए, इस पार, इस बैरियर के इस पार स्पर्म खड़ा है और इस पार ओवम खड़ा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं मतलब सिर्फ मैं तरीका बोल रही हूँ आपको याद रखने का, मतलब दोनों प्रेजेंट तो है बट इनके बीच में दीवार है जो इन दोनों को पास नहीं आने दे रही, ठीक है, मतलब फिजिकली मीट नहीं करने दे रही। क्लियर है? तो यहाँ पर जो बैरियर है वो कौन है, कॉन्डम। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ एंड मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। तो जो बैरियर्स है वो मेल्स के लिए भी अवेलेबल है एंड फीमेल्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। मेल्स के भी कॉन्डम्स आते हैं, फीमेल्स के भी कॉन्डम्स आते हैं। क्या क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिख रहे हैं। ऊपर वाला जो डायग्राम है ये मेल कॉन्डम का है और नीचे वाला जो डायग्राम है ये फीमेल कॉन्डम का है, जिसे हम फेमीडॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमीडॉम। क्या क्लियर है? अब बात आती है कि मैम इससे क्या क्वेश्चन आते होंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्डम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्या आता है कि कॉन्डम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो ये किससे बने होते हैं, जल्दी बताइए। ये बने होते हैं रबर से। किससे? रबर से। और लेटेक्स शीट से बने होते हैं। किससे? रबर और लेटेक्स शीट से बने होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये क्या है, मेल और ये फीमेल। मेल कॉन्डम को हम जो है, गवर्नमेंट ने एक मेल कॉन्डम की ब्रांड क्या की है, मार्केट में रिलीज की है, जिसे हम निरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? निरोध। तो ये क्या है, निरोध क्या है, कॉन्डम ब्रांड है। क्या है? कॉन्डम ब्रांड है। गवर्नमेंट ने इसे क्या किया है, मार्केट में लेकर आए। गवर्नमेंट का क्या फायदा मैम इसमें,
है ना। तो गवर्नमेंट इस कॉन्डम को क्या करती है, आपको फ्री अवेलेबल कराती है ना। तो इसके लिए आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आंगनबाड़ी में फ्री मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इससे क्या है, जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में है, प्लस जो STI और STDs जो डिसीजेस होती है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो क्या कराती है, फ्री कॉन्डम्स अवेलेबल कराती है। और इन कॉन्डम का जो ब्रांड है उसे हम निरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? निरोध। तो निरोध कॉन्डम का ब्रांड है और इसे किसने मार्केट में लेकर आई है? गवर्नमेंट मार्केट में लेकर आई। क्या क्लियर है? वहीं पर ये दूसरा है, ये है फेमिडॉम। क्या है? फेमिडॉम। तो ये क्या है? मेल कॉन्डम है। ये क्या है? मेल कॉन्डम है, ठीक है। और ये क्या है? फीमेल कॉन्डम है। ये क्या है? फीमेल कॉन्डम है, जिसे फेमिडॉम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेमिडॉम। मेल और फीमेल कॉन्डम ये जो है ये क्या है? इररिप्लेसेबल, मतलब फिर से हम इसे यूज नहीं कर सकते, है ना। ये क्या है? इरीयूजेबल है। क्या है? इरीयूजेबल है, ठीक है। मतलब हम इसे फिर से क्या नहीं कर सकते? यूज़ नहीं कर सकते। क्या क्लियर है? एक बार यूज़ किया खराब हो जाता है। क्या क्लियर है? तो देखिए ये क्या है? फेमिडॉम है। ये क्या है? फेमिडॉम। इसमें देखिए एक रिंग ये दिख रही है, तो एक रिंग ये है और दूसरी रिंग ये है। ये स्मॉलर रिंग जो है ये इंसर्ट कर दी जाती है कहाँ पर? सर्विक्स में, ठीक है। तो स्मॉलर रिंग जो होती है उसे इंसर्ट करते हैं कहाँ पर? सर्विक्स में। तो स्मॉलर रिंग इंसर्ट इनटू द सर्विक्स। सर्विक्स, ठीक है। वहीं पर ये जो रिंग है, ये जो होती है, ये कहाँ रहती है? बाहर साइड रहती है और ये ओपन रहती है। ये कैसी, देखिए क्लोज दिख रही है कि नहीं? ये कैसी है? क्लोज्ड है। कैसी है? क्लोज्ड है, ठीक है। ये क्लोज्ड है और ये कवर कर देती है किसको? सर्विक्स को। और ये कैसी है? ओपन है। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है? तो देखिए ये दोनों मेल एंड फीमेल जो कॉन्डम्स है ये क्या होते हैं? रीयूजेबल होते हैं। क्या होते हैं? इरीयूजेबल, मतलब इन्हें फिर से यूज़ नहीं कर सकते, ये क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल, ठीक है। तो जो निरोध है ये क्या है? मेल कॉन्डम का पॉपुलर ब्रांड है और ये ब्रांड किसका है? गवर्नमेंट का है। किसका है? गवर्नमेंट का, ठीक है। तो निरोध जो है गवर्नमेंट पॉपुलर ब्रांड है। क्या है? गवर्नमेंट, या सीधा लिख देती हूं कि ये जो है ये क्या है? मेल। ये क्या है? मेल या पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेल कॉन्डम, ठीक है। और ये किसका है? गवर्नमेंट का ब्रांड है। किसका है? गवर्नमेंट का ब्रांड है, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्डम कैन इंक्रीज द रिसेंट ईयर, ठीक है। अभी अभी रिसेंट ईयर में कॉन्डम्स का काफी ज्यादा यूज होने लगा। अब इसका रीजन क्या है? पहले भी लोग अवेयर हो गए थे, तो फिर तब ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं था? अभी ज़्यादा क्यों यूज़ हो गया? क्योंकि अभी लोग अवेयर हो गए हैं STI और एड्स से रिलेटेड डिसीज से। मतलब क्या होता है मैम? STI या STD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो STI और STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन खुद ही बोल रहे हैं कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलने वाले, ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शन या डिसीज को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है इसी चैप्टर में हम बाद में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एड्स हो गया, हर्पीज हो गया, गोनोरिया हो गया, जेनाइटल बार्ड हो गया, कैंडिडियासिस हो गया, क्लियर है, हेपेटाइटिस बी हो गया। ये जो होते हैं ये होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। मतलब ये डिसीज सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती है। मतलब एक पार्टनर को अगर इनमें से कोई भी डिसीज है और दूसरा पार्टनर सेक्सुअली एक्टिव है उस पार्टनर से, तो क्या होगा? उस पार्टनर के थ्रू जिसको ये डिसीज है उससे नॉर्मल जो हेल्दी पार्टनर है उसको ये डिसीज हो सकती है, हो जाती है। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो होगा क्या? अब
अगर कॉन्डम का यूज कर रहे हैं ऐसे पार्टनर जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीआई या एसटीडी है, और वो कॉन्डम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कॉन्डम के यूज में अब क्या होगा, मेल और फीमेल जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, ठीक है, या हम बोले कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, और उनका जो फ्लूइड है, ये सिक्रीशन है, उनका कांटेक्ट नहीं होगा। जो मेल का सिक्रीशन है मतलब सीमेन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ये डिजीज नहीं होगी। क्या क्लियर है? इसीलिए रिसेंट ईयर में कॉन्डम्स का काफी ज्यादा यूज होने लगा। क्या क्लियर है? अब देखिए, बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, है ना। तो मेल और फीमेल कॉन्डम जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब क्या होते हैं, रीयूजेबल, है ना। इन्हें फिर से यूज नहीं कर सकते, इन्हें फिर से यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज कर लिया फिर धुल के फिर से यूज कर लिया, नहीं, ठीक है। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, ठीक है, इनको खुद से, है ना, इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर या नर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनको इंसर्ट कराने के लिए डॉक्टर या नर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है तो जो पार्टनर है उसकी क्या मेंटेन होती है, प्राइवेसी मेंटेन होती है। क्या मेंटेन होती है? प्राइवेसी टू द यूज़र, ठीक है। तो यूज़र की क्या होती है, प्राइवेसी जो होती है वो मेंटेन रहती है। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर ऑल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि डायफ्राग्राम जो होते हैं, सर्विकल कैप्स होते हैं, वॉल्ट्स जो होते हैं, ये किससे बने होते हैं, रबर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? रबर से। तो पहला पॉइंट रबर से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट ये रीयूजेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? रीयूजेबल, ठीक है। तो डायफ्राग्राम एंड वॉल्ट्स एंड सर्विकल कैप्स ये क्या है? रीयूजेबल है। क्या है? यूजेबल है। क्या है? रीयूजेबल है। क्या क्लियर है? तो देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है, कप शेप जो इमेज दिख रही है, किसकी है? डायफ्राग्राम की। ये किसकी है? सर्विकल कैप की। और ये किसकी है? वॉल्ट कैप की। क्या क्लियर है? ये जो है, ये तीनों जो है किसको कवर करते हैं? सर्विक्स को कवर करते हैं। किसको कवर करते हैं? सर्विक्स को कवर करते हैं। ये भी बैरियर है। क्या है? बैरियर है। ये सिर्फ सर्विक्स को कवर करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो वेजाइना होती है, फीमेल की जो वेजाइना होती है वो क्या होती है? एक्सपोज्ड होती है। क्या होती है? एक्सपोज्ड होती है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या अगर हाँ, जो फीमेल है वो डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स का यूज कर रही है तो एसटीआई या एसटीडी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। क्या बताइए? बिल्कुल नहीं होते। अगर मेल जो है, मेल ने कॉन्डम यूज नहीं करा तो चांसेस बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वेजाइना तो अभी भी ओपन है ना, वेजाइना तो अभी भी ओपन है। वेजाइना तो सीमेन के कांटेक्ट में आ जाएगी। हाँ, सीमेन जो है अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब कहाँ नहीं जा पाएगा, आपके जो यूट्रस है वहां नहीं जा पाएगा, बट वेजाइना तो कांटेक्ट में आ गई है ना। तो क्या एसटीआई या एसटीडी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्लियर है? अब देखिए, that are inserted into the female reproductive tract, है ना। तो वॉल्स, डायफ्राग्राम एंड जेनाइट, सर्विकल कैप जो होते हैं ये कहाँ इंसर्ट किए जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कवर्स द सर्विक्स, किसको कवर करता है? सर्विक्स को कवर करता है ड्यूरिंग कॉइटस। कब? कॉइटस। तो इनको भी कब यूज किया जाता है? बिफोर कॉइटस, ठीक है। बिफोर कॉइटस इनको यूज किया जाता है। क्या क्लियर है? अब देखिए, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय, है ना। तो ये किसको प्रिवेंट करते हैं? कंसेप्शन को, बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है सर्विक्स, वेजाइना नहीं लिखा। तो ये किसकी एंट्री को? स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। कहां पर? सर्विक्स में। दे आर रीयूजेबल। तो यहाँ खुद लिख दिया इन्होंने कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? रीयूजेबल होते हैं, है ना। वॉल्ट्स, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राग्राम जो होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। इनको वॉश करके, प्रॉपर स्टेरलाइज करके, है ना, क्या कर सकते हैं? फिर से यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके बने होते हैं? रबर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? रबर के बने होते हैं। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़े। अब देखिए, केमिकल मेथड जो होता है, केमिकल मेथड में कहीं ना कहीं तो केमिकल लोचा है। क्या कहीं ना कहीं केमिकल लोचा है? तो बिल्कुल, केमिकल मेथड में क्या होता है? केमिकल्स का यूज किया जाता है। केमिकल का मतलब देखिए, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स का यूज किया जाता है। किसका?
स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम का। तो स्पर्मिसाइडल, साइडल का मतलब होता है किलिंग या किल, ठीक है, किलिंग या किल, और स्पर्मी का मतलब होता है स्पर्म, ठीक है। तो ये जो क्रीम्स होती है, जेलीज जो होती है, इनके पास क्या है, कैपेसिटी है टू किल द स्पर्म, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ठीक है। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और जो फोम्स होता है, इनका यूज किसके साथ किया जाता है, बैरियर के साथ किया जाता है, मतलब वॉल्ट्स और ये जो आपके कॉन्डम्स होते हैं इनके साथ किया जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार होते हैं, किससे बने हुए हैं ये, किससे बने हुए हैं ये, थिन आपके रबर से बने हुए हैं, ठीक है, आपके थिन लेटेक्स जो सीट होती है उससे बने, तो इनके क्या डैमेज होने के, फटने के चांसेस है, ठीक है। तो क्या होगा, इन पे अप्लाई किया जाता है स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम, जिससे क्या होता है कि अगर ऐसी कंडीशन बन गई, ठीक है, वो उनमें टीयरिंग हो गई, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो क्रीम है ये क्या करेगी, वहीं पर स्पर्म को क्या कर देगी, किल कर देगी, क्या कर देगी, किल। तो ये क्या है, स्पर्मिसाइडल क्रीम है, जिसको किसके साथ यूज किया जाता है, जल्दी बताइए, किसके साथ यूज किया जाता है, कॉन्डम्स के साथ या बैरियर के साथ। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? देखिए, अब नेक्स्ट है कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड में क्या आता है, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर, ठीक है, मतलब स्पर्मिसाइडल वही वाला है ना, कि जो आप केमिकल मेथड्स है उसमें क्या फिजिकल बैरियर को भी तो यूज कर रहे हैं, उसी को हमने क्या बोल दिया, कंबाइंड मेथड। क्या बोल दिया, कंबाइंड मेथड, मतलब कॉन्डम्स के साथ आपने क्या किया, यूज किया फिजिकल केमिकल बैरियर का, मतलब स्पर्मिसाइडल क्रीम का, जेलीज का, उसे हमने क्या बोल दिया, कंबाइंड मेथड बोल दिया। क्या बोल दिया, कंबाइंड मेथड। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हो गया? चलिए, तो इतना आपको क्लियर हो चुका है, तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलते हैं इस तरफ, ये है हमारे टॉप कोर्सेज। ये टॉप कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल पर सेपरेट मिलेंगे। सेपरेट टीचर हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं, सेपरेट टीचर इंग्लिश मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं। बात आती है कि इन चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। तो इस पर आपको कराया जाएगा सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के अलावा आपको कराई जाती है स्टेट बोर्ड की तैयारी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इतना ही नहीं, वैदिक मैथ क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप शिक्षा लेने के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन से और मुझसे। बाय बाय।